नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मास्टर एक के पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकालीन रचनाएं और उनकी प्रमुख पंक्तियां। जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने आदिकाल के नामकरण, उसकी काव्य प्रवृत्ति, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य इत्यादि हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकालीन रचनाएं, यानी आदिकाल में जो भी जितनी सारी रचनाएं हुई, उन सारी जो महत्वपूर्ण रचनाएं, वो सारे महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो शायद आपको आदिकाल से कोई भी ऐसा प्रश्न है जो नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ उन सारे महत्वपूर्ण तथ्य को हमने लेकर के बहुत छानबीन करके आप लोगों के लिए लेकर के आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिद्ध साहित्य। तो जो सिद्ध साहित्य है वो सिद्ध बौद्ध धर्म के जो वज्रायन शाखा का जो प्रचार प्रसार के लिए जन भाषा में जो काव्य का रचना किया वो सिद्ध साहित्य कहलाया। तो सिद्ध साहित्य में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हुई वो दोहा कोश, जिसकी रचनाकार हैं सारप्पा। इन्होंने जो है वो सिद्ध साहित्य में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ को लिखा और सारप्पा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। फिर अगला जो है वो सबरप्पा है। सबरप्पा ने जो है चारिपद नामक साहित्य का रचना किया। फिर आगे हम लोग देखते हैं रासो काव्य के बारे में। तो रासो काव्य जो चारण कवियों के द्वारा वीर गाथात्मक, अर्थात जिसमें स्वरता हो, वीरता हो, वो सारे काव्य की रचना किए, वो रासो काव्य कहलाए। तो रासो काव्य में देखेंगे कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो रासो काव्य में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। तो आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में हम लोग ने भी देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि। तो इस पर अगर सवाल बने कि हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना जाता है तो हम कहेंगे कि चंद्रबरदाई को माना जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि रासो काव्य में परमाल रासो भी आता है, जिसके रचनाकार जो है वो जगनीक हैं। तो परमाल रासो में जो है वो आलाह और उदल नामक दो सरदारों का वीरता का वर्णन हुआ है। तो वहाँ से प्रश्न बनता है कि आलाह खंड जो है वो किस में, कौन से ग्रंथ में है, तो हम लोग कहेंगे कि परमाल रासो में है। फिर अगला जो है वो बिसलदेव रासो है, जिसके रचनाकार हैं नरपति नाला। तो बिसलदेव रासो में सर्वप्रथम जो है वो 12 मासा का वर्णन हुआ है हिंदी में, तो इसलिए यह भी इम्पोर्टेंट है। या फिर प्रश्न बनता है कि बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन है, तो हम कहेंगे कि नरपति नाला है। फिर खुमान रासो है, जिसके रचनाकार हैं जो दलपति विजय। फिर हमीर रासो है, वो है संगधर। तो हम लोगों ने ये रासो काव्य के बारे में देख लिया, सिद्ध साहित्य के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य जो है वो जैनियों, अर्थात जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उनके द्वारा जो साहित्य की रचना किए गए वो जैन साहित्य कहलाए। तो जैसे भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है उसमें बौद्ध धर्म के वज्रायन शाखा का प्रचार प्रसार करने के लिए सिद्धों ने अपना साहित्य की रचना की। तो उसी तरह भारत के पश्चिम क्षेत्रों में जो जैन तीर्थंकर थे, उनके जीवन चरित्र इत्यादि पर जो साहित्य की ग्रंथ की रचना हुई वो जैन साहित्य के अंतर्गत आती है। तो देखिए, जैन साहित्य के अंतर्गत जो है वो श्राकावाचार आते हैं, जिसके रचनाकार जो है वो देवसेन है। इससे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि श्राकावाचार के रचनाकार कौन है, तो हम कहेंगे कि देवसेन है। फिर आगे देखिए भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। तो भारतेश्वर बाहुबली रास में भारतेश्वर और बाहुबली नामक दो लोगों का वीरता का उसमें वर्णन हुआ है। और शालिभद्र सूरी जो है उनको गणपति चंद्रगुप्त जो है वो मानते हैं कि शालिभद्र सूरी जो है वो हिंदी का प्रथम कवि हैं। तो इस पर भी सवाल बनता है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि को किसे माना है, तो हम कहेंगे कि शालिभद्र सूरी को माना है। फिर अगला जो है जो जैन साहित्य में है वो स्थूलीभद्र रास है, जिसके रचनाकार हैं जैन धर्म सूरी। तो ये सारे जितने हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिकाल से संबंधित यही सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रश्न बनते हैं और जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आगे देखिए कि लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य यहाँ कहने का मतलब है कि लोक जीवन पर आधारित, यानी जिसको लोक जीवन जो गाँव में गाया जाता है वो लोक जीवन पर आधारित। तो देखिए ढोला मारू दुहा, ये जो है इसके रचनाकार हैं कुशल राय। और इसमें जो है राउल वेल इसमें ये चंपू काव्य इसको कहा जाता है, जिसके कवि जो है वो रोड़ा कवि है। तो जो राउल वेल है इसमें
राहुल जो नायिका है, राहुल नाम की एक नायिका है जिसकी नक्सिक का वर्णन हुआ है, यानी नाक से लेकर के पैर तक, अर्थात ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी सौंदर्य का चित्रण है उन्होंने, ये रोड़ा कवि ने राहुल वेल में किया है। अब इसको चंपू काव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गद्य और पद्य दोनों मिले हुए हैं, तो जहाँ गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं वो चंपू काव्य कहलाते हैं। फिर आगे देखेंगे अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य यहाँ कहने का मतलब है कि अपभ्रंश भाषा में जो साहित्य को लिखा गया वो अपभ्रंश साहित्य कहलाता है। तो देखिए इसमें जो है वो पामचरेऊ जिसके रचनाकार हैं स्वयंभू, तो स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश के रचनाकार हैं। उनको देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास, अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कली काल का वाल्मीकि जो नाभादास ने तुलसीदास को कहा था, तो उसी तरह जो है वो अपभ्रंश का वाल्मीकि या व्यास जो है वो स्वयंभू है। तो इस पर भी प्रश्न बनता है बहुत बार कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है या अपभ्रंश का व्यास कौन है, तो स्वयंभू है। फिर आगे देखिए कि स्वयंभू को जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रथम कवि मानते हैं। तो हमने यहाँ देख लिया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि मानते हैं। फिर शालिभद्र सूरी जो है वो गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि है। या फिर जो है राहुल सांकृत्यायन जो है वो सरहप्पा को मानते हैं कि हिंदी का प्रथम महाकवि है। तो उसी तरह जो है वो स्वयंभू को जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। फिर स्वयंभू अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। स्वयंभू ने जो अपभ्रंश में साहित्य का रचना किए उन्होंने अपना भाषा को देसी भाषा कहा है। तो अगर इस पर सवाल बने कि स्वयंभू जो है अपनी भाषा को कौन सी भाषा कहा है, तो वहाँ हम लोग कहेंगे कि देसी भाषा कहा है। फिर आगे देखिए संदेश रासक जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। इस पर भी बहुत सारे सवाल बनते हैं कि संदेश रासक के रचनाकार कौन है, तो हम लोग कहेंगे अब्दुल रहमान है। फिर देखिए इस पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य, कि देसी भाषा में अर्थात भारत की जो देश भाषा है उस पर किसी मुसलमान के द्वारा पहला जो काव्य लिखा गया वो लिखा गया संदेश रासक, तो जिसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। तो इस पर भी सवाल बनते हैं कि देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो हम कहेंगे कि संदेश रासक है। फिर आदिकाल में जो है वो विद्यापति का नाम लिया जाता है जिसे मैथिल कोकिल भी कहते हैं, और उन्होंने जो है वो पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका ये 3 ग्रंथों की रचना की है। जो पदावली है वो मैथिली भाषा में है और कीर्तिलता और कीर्तिपताका जो है वो अवहट भाषा में है। तो विद्यापति का जो नाम है वो पदावली के कारण सर्वश्रेष्ठ है, और उन्होंने जो मैथिली भाषा में लिखा पदावली को, जिसके कारण उन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। फिर एक और है जो आदिकाल में जिसका नाम बहुत ऊपर है, वो है अमीर खुसरो, जिसको खड़ी बोली का आदि कवि कहा जाता है। और उन्होंने खड़ी बोली में जो है वो पहेली लिखे, मुकरी लिखे और खलिकबारी लिखे। तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि ये सारे इंपॉर्टेंट जो है वो आदिकाल में ये भी सारी रचनाएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आदिकाल से संबंधित इन्हीं सारे टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। तो अगर उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि आदिकाल में जो भी प्रमुख पंक्तियाँ थी जो आदिकाल के कवियों ने कहा है, तो हमने यहाँ लिख कर के आया है कि देखिए, हाँ, सरहप्पा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि पंडित सअल सत बखनाई देह ही बुध बसंत न जानई। अर्थात यहाँ जो सरहप्पा है, ये सरहप्पा की पंक्ति है, और सरहप्पा कहते हैं कि पंडित लोग जो है वो शास्त्र का बखान करते हैं, लेकिन उसी के देह में जो है वो बुद्ध रहते हैं, उसको नहीं जानते हैं। तो उसी तरह ये है कि पंडित सल सत बखनाई देह ही बुध बसंत न जानई। फिर आगे जो चंद्रबरदाई की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है आदिकाल में कि पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजनन नृप काज। अर्थात यहाँ जो चंद्रबरदाई ये कहते हैं कि जब महमूद गजनवी जो है, महमूद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को जब अपना गजनवी लेके जा रहे थे, तो उसके साथ जो है वो चंद्रबरदाई को भी जाना पड़ा था। तो इसलिए वो अपने पुत्र जलहन को कहते हैं, पुस्तक उसको दे देते हैं और उसको पूरा करने के लिए उसको कहते हैं। तो उसी पर चंद्रबरदाई ने लिखा है कि पुस्तक जलहन हाथ दे चली गजनन निरिपकाज। फिर अगली जो पंक्ति है, प्रमुख पंक्ति है, वो अमीर खुसरो की है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। अर्थात जो आत्मा रूपी गोरी है वो सेज पर सोई हुई है, अपने मुख पर केस को डाल के, अपने मुंह पर केस को डाल के।
तो ये जो पंक्तियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं जो आदिकाल से संबंधित पूछे जाते हैं। फिर सरप्पा की एक और पंक्ति है कि जही मन पवन न संचरई रवि शशि नहीं पावेश। अर्थात वो कहते हैं कि जहाँ मन और पवन का संचर, जहाँ संचार नहीं होता है वहाँ सूर्य भी नहीं पहुँच पाता है। तो हम लोग ने यहाँ देख लिया। एक और विद्यापति की जो पदावली है उसमें कहते हैं कि कनक कदली पर सिंह समारल तापर मेरु सामने। ये विद्यापति की जो पंक्ति है। तो हम लोगों ने देख लिया कि आदिकाल में कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं और कौन कौन सी पंक्तियां हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें और हिंदी साहित्य इतिहास को क्रमवार पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको हिंदी साहित्य इतिहास का क्रमवार वीडियो प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको परीक्षाओं में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और हिंदी से जो भी प्रश्न आए उसमें आप टॉप कर पाएँ। धन्यवाद।